जय हिंद। आइए, आज हम लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने कल देखा था, पिछले क्लास में हमने देखा कि संघ, भारत के संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, जिसमें हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक देखे थे। आज हम लोग देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन जो 1947 से लेकर के आज तक जितने सारे राज्य हैं, उनका आखिर इतिहास कैसे है। भारत राज्यों का संघ जो है, जिसमें फिलहाल 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी को देखते हैं कि कैसे कैसे इन राज्यों का निर्माण हुआ। आइए देखते हैं कि क्या है। जो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और उसी समय भारत जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने एक भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाए थे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, जब 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ और ये जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया, उसमें मुख्य रूप से 3 बातें कहा गया। 3 बातें कहने का मतलब था कि जितने सारे उस समय, चूंकि कुछ ब्रिटिश प्रांत भी थे, इसमें 9 ब्रिटिश प्रांत थे, 560 के आसपास जो देसी राजवाड़े थे, राजा थे, वो लोग थे। तो इस स्वतंत्रता अधिनियम के तहत यह विचार हुआ कि जितने सारे जो राज्य हैं, तो वो क्या करेंगे। और 3 विकल्प वहां पे था। पहला विकल्प था राज्यों के साथ में या रियासतें जो थी उनके साथ में, कि या तो आप देखिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत कि भारत का जो विभाजन का कॉन्सेप्ट था वो सामने आया और 2 स्टेट, मतलब 2 देश जो भारत और पाकिस्तान के रूप में गठित करने की बातें थी। तो जो देसी रियासतें थी, जो राजवाड़े थे, उनके साथ यह कहा गया कि आप या तो भारत में शामिल हो जाइए, या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या तीसरी बात था कि स्वतंत्र रह जाइए। ये 3 मुख्य बातें थी जो उस समय भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो लाया गया था, उसमें ये बातें थी। बात करते हैं कि इनसे जुड़े हुए क्या क्या उस समय समस्या उत्पन्न हुई। देखिए, यदि हम भारत की अभी का, वर्तमान, उस समय का और अभी के बारे में जो बात करते हैं हम लोग, तो बात करते हैं तो देखिए, ये जो 560, चूंकि 9 ब्रिटिश प्रांत थे, उनका तो कुछ था नहीं, वो तो भारत को सौंप करके ही जाएंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे राजवाड़े थे, वो क्या करेंगे। तो उनके लिए 3 विकल्प था, या तो वो भारत में शामिल हो जाए, या पाकिस्तान में चले जाए, या तो अपने आप को स्वतंत्र के रूप में रख सकते हैं। आइए थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो अभी फिलहाल एक कॉन्सेप्ट आता है अखंड भारत का, है ना। देखिए, अखंड भारत जब हम लोग देखते हैं तो याद कीजिए आप थोड़ा सा मैप पे, कि जब 1834 की बात करते हैं, तो 1834 में 1834
1834 उस समय जब ब्रिटिश प्रांत था, ब्रिटिश भारत पे राज्य कर रहे थे, तो उस समय अफगानिस्तान से लेकर के और जो बर्मा तक हम लोग जो देखते हैं इधर, अरे पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में बर्मा तक का भाग जो था भारत में भी शामिल था उस समय। लेकिन 1934 में अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया, एक बफर स्टेट का दर्जा दिया गया। देखिए, बफर स्टेट वो होता है जो दो शक्तिशाली राज्यों या दो राज्यों के बीच में, जो दो देशों के बीच में एक ऐसा क्षेत्र होता है कि दोनों को शक्तियों को बैलेंस करके चलता है। यदि आप यूपीएससी और बीपीएससी जैसे सिविल सर्विस में आप बैठते होंगे तो करंट में और जो राजनीतिक से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, है ना, उसमें ये बफर स्टेट का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। खास करके आज के दौर में भारत का अभी देखिएगा तो पाकिस्तान तो है ही एक अलग, नेपाल का स्थिति देख लीजिए, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये भारत का एक बफर स्टेट के रूप में ही काम करता है, क्योंकि इधर भारत है और उधर चाइना है। तो दोनों को शक्तियों को बैलेंस करने की बात आती है तो नेपाल इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए उसको बफर स्टेट के रूप में जानते हैं। तो उस समय उधर ईरानियन थी और इधर जो ब्रिटिश साम्राज्य था, तो इन दोनों का जो बीच का जो क्षेत्र था, वो जो अभी हम जिसका चर्चा कर रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में, तो अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो अफगानिस्तान था वो भारत से अलग हो गए। यहाँ तक की कहानियां तो अफगानिस्तान का समाप्त हो गया। अब बात रहा ये जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि बर्मा का, तो बर्मा जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, तो बर्मा भी 1935 जो भारत शासन अधिनियम था, 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1937 में भारत से अलग हो गए। अब इन दोनों का कहानियां खत्म हो गया। अब आते हैं 1947 के पास, जब ब्रिटिश यहाँ से जा रहे थे और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया। उस समय 9 तो ब्रिटिश प्रांत ही थे और 600 के आसपास उस समय जो राजवाड़े थे या रियासतें थी वो थी। अब उस समय कहा गया कि आपके पास में 3 विकल्प है, 3 विकल्प में आप जो भी आपको पसंद आता है वो ले लीजिए। तो कुछ पाकिस्तान में शामिल हो गए और कुछ भारत में, लेकिन भारत के साथ में ये 3 स्टेट जो थे, 3 माने रियासतें थी, जो बड़ा समस्या बन गया। पहला राज्य था, पहला जो रियासत थी वो था हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में बात करते हैं। देखिए, हैदराबाद न तो पाकिस्तान में जाना चाहता था और न ही भारत में मिलना चाहते थे, ये स्वतंत्र रूप में अपना रहना चाहता था। लेकिन आप यदि भारत का मैप में यदि हैदराबाद की स्थिति देखेंगे तो लगभग माने बीच में एकदम से ये जो भारत है तो हैदराबाद बिल्कुल बीच में आता था, है ना। ये हमने इसको सटा दिया है, ऐसा नहीं है, कुछ पार्ट था। अब सवाल था कि जब भारत में ये स्वतंत्र रूप में रहने के लिए था, अब इनको चारों तरफ से घेर करके रखा था भारत। अब स्थितियां तो बड़ा विकट हो गया। और एक बात और बताते हैं, हैदराबाद के जो नवाब थे, है ना, उस समय हैदराबाद जो स्टेट था
वो जितने सारे भारत में स्टेट थे, माने रियासतें थी, है ना, जितने सारे स्टेट था, उसमें सबसे माने संपन्न या अमीर कहिए वो था। उस समय यहाँ का जो शासक थे, माने जो नवाब थे, मीर उस्मान अली थे। मीर उस्मान अली। इसके बारे में यदि बात करते हैं तो जानते हैं जिस समय भारत आज़ाद हुआ था और इस समस्या जो चल रहा था कि हैदराबाद के, उस समय ये दुनिया का, भारत ही नहीं आप कहिए दुनिया का लगभग सबसे अमीर स्टेट कहिए या रियासत कहिए, तो रियासतों में से एक था जिसका उस समय 234 बिलियन डॉलर इसका जो संपत्ति था मीर उस्मान अली का। सोच लीजिए, अभी जो वर्तमान में हम देखते हैं एलन मस्क, हालांकि अब तो ये एलन मस्क का बहुत ज़्यादा हो गया है, अब शायद 744 बिलियन डॉलर हो गया है, जो फर्स्ट दुनिया का अभी सबसे रिचेस्ट आदमी है वर्तमान में। इनके बारे में कहा जाए तो ये जान लीजिए 52 शादियां किया था। 52 शादी किया था और इनके 200 बच्चे थे। 200 बच्चे थे, सोच लीजिए। नवाबों का भारत में बहुत माने रॉयल दौर रहा है ना। हाँ, नवाबों के शहर लखनऊ, उसका भी एक कहानियां है। याद होगा 1856 में, जब 1856 में, थोड़ा सा आते हैं, 1856 में जब डलहौजी के द्वारा अवध को जब हड़प लिया गया था अपने हड़प नीति के तहत, है ना, उस समय यहाँ का जो नवाब थे अवध का, इसकी राजधानी लखनऊ थी। लखनऊ याद रखिएगा। 1856 में कौन हड़प्पा? तो डलहौजी। जब हड़प नीति के तहत इन पे एक लगाया गया कि भाई आपका शासन बढ़िया से आपके द्वारा नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ का जो अंतिम नवाब थे, है ना, अंतिम नवाब थे वो थे बाजिद अली शाह। ठीक है, बाजिद अली शाह थे, बहुत रंगीला आदमी, है ना। तो जब कुशासन का व्यवस्था लगा करके और डलहौजी ने हड़प नीति के तहत अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और जब यहाँ पे अटैक किया गया ये बाजिद अली शाह को पकड़ने के लिए, है ना, तो ये बेचारे पकड़ा गए। इनको पकड़ करके और कलकत्ता लेके चला गया। उसमें हेडक्वार्टर जो था एक तरह से कलकत्ता ही था। तो इनसे पूछा गया एक बात, बड़ा इंटरेस्टिंग, इनसे एक बात पूछा गया। जब ब्रिटिश लोग, अरे कोई होता है ना, उसमें पूछा कि अरे भैया, जब तुमको इतना समय मिला था कि हाँ तुमको पता था कि ब्रिटिश लोग आ रहा है, ब्रिटिश सेना आ रहा है, तो भाई तुम भागा क्यों नहीं? इनका जवाब था, अरे कोई हमको जूता पहनाने वाला नहीं था, इसीलिए नहीं भाग सके। बताइए, ये है नवाबी, है ना। आते हैं वहाँ पे, तो बाजिद अली शाह के बारे में भी यही कहा जाता है कि ऐसे नवाब थे कि कोई जूता पहनाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए नहीं भाग सके, है ना। तो देखिए, ये था। अब हम अपना टॉपिक पे आते हैं। मीर उस्मान अली एक जो हैदराबाद के नवाब थे, उस समय जितने सारी रियासतें थी भारत में, उनमें सबसे अमीर रियासत
ऐसा कि 52 शादियां, 200 इनके 52 शादियां किए था और 200 बच्चे थे, है ना। यहाँ का ये सीधे सीधे निगेट हो गए कि भाई हम ना पाकिस्तान में जाएंगे और ना भारत में आएंगे। यहाँ का जो इनके जो सैनिक थे, है ना, उनको कहा जाता था रजाकार। इस बात को याद रखिएगा, रजाकार। ये एक तरह से उनका प्राइवेट माने बॉडीगार्ड कह लीजिए, सैनिक कह लीजिए। ये वहां पे बहुत सारे माने जुल्म एक तरह से करने लगे। आपको याद होगा कि जब भारत आज़ाद था, भारत का जो जितने सारे राजवाड़े रियासतें थी, उनको एकीकरण का जो महत्वपूर्ण माने दायित्व दिया गया था, वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, भारत का बिस्मार्क के रूप में भी जानते हैं, इन्होंने साम दाम दंड भेद जो कहिए सारा का सारा युक्ति लगा करके, और ये जितने सारे स्टेट थे, कहा जाता है कि पटेल साहब का उस समय जितने सारे रियासतें थी उनमें इतना माने मान सम्मान था कि जिनको बोल देते थे कि भाई भारत में शामिल हो जाओ तो भारत में शामिल हो जाता था। लेकिन ये 3 स्टेट जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर, इन तीनों के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं। राजाकार थे वहां पे, ये सैनिक थे राजा का, जो उस समय राजा का कहिए, नवाब का कहिए, सैनिक थे। इन्होंने वहां पे उपद्रव फैलाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पटेल साहब तो चाह रहे थे कि भाई आप बीच में हैं, आप कैसे माने एक स्वतंत्र बन जाइएगा। बहुत समझौता, बहुत दौर हुआ, समझौता का दौर चला, नहीं माने। अंत में जब यहाँ का जो जनता था हैदराबाद रियासत की, उसने विद्रोह करना चालू कर दिया। तब जाकर के पटेल साहब ने अपने सैनिक भेजे और एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया, ऑपरेशन पोलो, है ना। और इसके द्वारा जो हैदराबाद रियासत था भारत में पूर्ण रूप से मिल गया। इसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग। तो देखें, 3 उस समय रियासतें थी जो भारत से में ना जो भारत के में शामिल नहीं होना चाह रहा था। इसमें दूसरे थे जो था जूनागढ़। जूनागढ़ था, इसका थोड़ा सा स्थिति देख लीजिए क्या था। इस तरह से है, जूनागढ़ इधर रियासत में था, तो इधर था। जूनागढ़ क्या हुआ कि जिस समय भारत को आज़ादी की घोषणा हुई, है ना, जिस समय भारत का आज़ादी का घोषणा हुआ और ये कहा गया कि आप 3 विकल्प में से किसी विकल्प को अपना लीजिए, तो जूनागढ़ इसने क्या किया, जूनागढ़ के जो उस समय क्या कहते हैं नवाब थे, है ना, नवाब थे, वो महावत खान जी थे। महावत खान जी, महावत खान जी नवाब थे। इन्होंने क्या किया कि 15 सितंबर 1947 को ये क्या किए, पाकिस्तान में जाने की घोषणा कर दिए कि भैया हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। अब सवाल था कि इसका स्थिति इस तरह का था कि इसके पास कोई लैंड एरिया नहीं था जिससे पाकिस्तान के साथ में जुड़ सके। जो भी था वो या तो शिप के पानी के माध्यम से था। तो ऐसी स्थिति होने के बाद में जब ये तो कह दिए कि हम पाकिस्तान के साथ में जाएंगे, घोषणा भी कर दिए 15 सितंबर को, ये सारा जो खेला था, है ना, इनके ये जो क्या कहते हैं उनको दीवान थे,
दीवान शाहनवाज भुट्टो, इस नाम को भी आपको याद रखना है। सारा षड्यंत्र जो था कि जूनागढ़ भारत में नहीं पाकिस्तान में शामिल होंगे, ये इन्हीं का था, रचा हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि जिस समय भारत में इस तरह का स्थितियां हुआ कि किसी स्टेट में से आप किसी में भी आप शामिल हो जाइए, तो ये 3 जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्टेट था, है ना। तो इस सारा षड्यंत्र इन्हीं का रचा हुआ था, शाहनवाज खान का। यहाँ पे एक गांधीवादी नेता थे शामल दास, इस बात को भी याद रखिएगा, शामल दास गांधी, शामल दास गांधी। जैसे ये गांधी जी का महात्मा गांधी के रिश्तेदार में आते थे, और जैसे आज का दौर में होता है कि धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, तो उसी तरह से ये एक तरह से धरना दे दिए। धरना दे दिए तो देखिए, जब भारत का एकीकरण की बात आता है या तो स्टेट को और भारत में शामिल करने का बात आता है, तो सरदार पटेल साहब को तो बहुत बड़ा हाथ है ही, महत्वपूर्ण स्थान तो उन्हीं का है। लेकिन एक व्यक्ति और है, बीपी मेनन, बीपी मेनन, बीपी मेनन, इनको भी आपको याद रखना है। ये उस समय भारत के राज्य सचिव थे, है ना, सचिव थे। इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था भारत का एकीकरण में। तो फिर इनसे भी वही वाला दौर शुरू हुआ वार्तालाप का, क्योंकि पटेल साहब तो ये जानते थे कि अच्छा पहले समझा बुझा करके काम करना है, यदि उससे नहीं काम चला तब तो पटका पटकी करके मैंने हरा देना है इसको। लेकिन एक और विकल्प था, वो था जनमत संग्रह का, है ना। इन्होंने तो पहले घोषणा कर दिया था कि भाई हम भारत में नहीं जाएंगे, हम सीधे पाकिस्तान में चले जा कर के रहेंगे, पाकिस्तान में जा कर के रहेंगे। लेकिन बीपी मेनन ऐसे, और उन्हीं का प्रयास था कि जब जूनागढ़ इस दौर से गुजर रहा था, क्योंकि उसने तो घोषणा कर दिया था कि भाई हम पाकिस्तान में जाएंगे, और वहाँ पे ये जो शामल दास थे जो कह रहे हैं इनके बारे में, है ना, ये एक तरह से गांधीवादी आंदोलन चला दिए वहाँ पे। चूँकि हिंदू और संख्यक था, बहुसंख्यक था वहाँ पे, 80% के करीब 80% हिंदू जनसंख्या था यहाँ पे, है ना। तो 9 नवंबर को इनको ये जो महावत खान हैं, हालांकि ये शाहनवाज भुट्टो बहुत षड्यंत्रकारी थे, और ये कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के अलावा हम किसी और के साथ में जाए। इसका मतलब था कि भारत में तो इसका एकदम मन नहीं था कि जब भारत में आएंगे ही नहीं। लेकिन 9 नवंबर 1947 को ही एक विलय पत्र पर बीपी मेनन जो थे इनसे हस्ताक्षर करवाने में सफल हो गए। अभी झगड़ा झंझट तो दौर शुरू नहीं हुआ, लेकिन एक एग्रीमेंट किया गया कि देखिए एक समय आएगा ना, तो समय के साथ हम दोनों मिलकर के एक क्या कहते हैं उसको जनमत संग्रह करवा लेंगे। माने ना आपका बात रहेगा ना मेरा बात मन रहेगा। बात किसका रहेगा? तो इसका जनता का, है ना, क्योंकि जनता सर्वोपरि। क्योंकि हम लोग अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पढ़े थे कि प्रेमबल हम भारत के लोग, इसका मतलब भारत में जनता सर्वोपरि है। तो कहे कि जब भाई जो जनता फैसला करेगा ना,
उसी को हम लोग मान लेंगे। 20 फरवरी 1948 इस दिन जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह हुआ है ना, जिसको मैं ये जनता को अधिकार दिया गया कि भाई आप लोग ये बताइए कि कहाँ आप जाना चाहते हैं। तो सभी ने बहुत माने प्रचंड बहुमत से भारत में रहने का फैसला कर दिया और ये 1948 में भारत का अभिन्न अंग बन गया। जो बाद में हम लोग देखेंगे कि जो बम्बई है, बम्बई जब 1956 में, अभी हम लोग देखेंगे 1956 में जब राज्य का गठन होगा, है ना, तो महाराष्ट्र के रूप में, बम्बई के रूप में एक राज्य होगा और बाद में उसी से काट करके और गुजरात भी बनाए जाएंगे, जिसका ये हिस्सा होगा। अब बातें हैं जम्मू कश्मीर की। देखिए यहां पर का तो स्थिति ऐसा था कि भाई नवाब जो थे और उनका ये दीवान जो था, इन लोगों ने तो मिल करके और पाकिस्तान में जाने का घोषणा कर दिया। इनके नवाब के बारे में एक बात और बता देते, कहानियां हैं। कहा जाता है कि ये जो महावत खान जी थे, जो जूनागढ़ के नवाब हैं, कुत्ता का बहुत शौकीन थे, है ना। और आप तो जानते हैं नवाबों की बहुत सारी शादियां होती। अभी देख लिए मीर उस्मान अली 52 शादियां किया, 200 बच्चे थे उनके। तो इनका भी शायद उसी तरह का होगा। तो जब यहाँ से ही भारत से जब प्लान कर रहे थे, मतलब यहाँ से भारत, तो अब जूनागढ़ तो भारत में शामिल हो गया था, लेकिन अब ये यहाँ पर रहना नहीं चाहते थे। तो इन लोग जब पाकिस्तान गए, तो ये जो जिस प्लेन से गए थे उसमें ही अपना कुत्ता लोग को भी लेकर के गए थे। कहा जाता है कि कुत्ता को ले जाने के चक्कर में इनका बहुत सारे बच्चे जो थे भारत में ही रह गए, है ना। कहीं कहीं इसका चर्चा मिलता है, हो सकता है कहानियां हो, ठीक ना। आइए हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर, है ना, देखिए जूनागढ़ का जो हालात था वो अलग था और जम्मू कश्मीर का जो था वो अलग था। जूनागढ़ में क्या था कि शासक जो था मुस्लिम धर्म से था और जनता जो बहुसंख्यक थी वो हिंदू धर्म से थी। लेकिन यहाँ पे अपोजिट था। जम्मू कश्मीर में शासक जो है वो हिंदू हैं, जिनका नाम है राजा हरि सिंह, ठीक है। लेकिन ये जो जनसंख्या का जो बहुमत है, माने बहुसंख्यक जो है वो मुस्लिम थे। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है और भारत का तो स्वर्ग के बारे में ही के रूप में जाना जाता है। राजा हरि सिंह ये फैसला लेते हैं कि देखो भाई, हम ना पाकिस्तान में जाएंगे और ना भारत में जाएंगे, हम सीधे सीधे एक अलग राज्य के रूप में, एक अलग देश के रूप में रहेंगे। ये इन्होंने फैसला लिया। लेकिन अक्टूबर 1947 में ही, ठीक है, जब इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहेंगे, तो अक्टूबर 1947 में ही पाकिस्तान के द्वारा जो कुछ असामाजिक तत्व कहिए, आतंकवादी कहिए या सैनिक कहिए, सैनिकों को कबायली के रूप में
जम्मू कश्मीर में भेज दिया। अब यहाँ का स्थितियाँ जो था वो गड़बड़ होने लगी। तब राजा हरि सिंह जो थे वो भारत सरकार के पास आए, भारत के पास, बोले कि जे देखो भाई, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक तरह से हमला कर दिया है, आप हमारी मदद कीजिए। उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, तो बोले कि भाई ऐसे हम कैसे माने आपका साथ दें, आप ऐसा कीजिए, आप हमको में शामिल हो जाइए। बड़ा बढ़िया पॉइंट था। और एक कहिए कि रणनीति, राजा हरि सिंह क्या करते, तो 20 अक्टूबर 1948 को 20 अक्टूबर 1947 को ये क्या किए, 20 अक्टूबर को ही ये भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, है ना। तब जाकर के भारत ने एक्शन लिया और वहाँ से खदेड़ दिया गया जो पाकिस्तानी सैनिक है उनको। लेकिन एक गलती हो गई वहाँ पे, उसी समय जब युद्ध हो ही रहा था, है ना, उस समय ये मामला जो था मैं यूएनओ में चला गया। जवाहरलाल नेहरू इसको यूएन में लेकर के चले गए और संयुक्त राष्ट्र संघ जो था उसी समय एक स्टे लगा दिया गया। कहा कि जहाँ पे आप हैं, जिस जगह तक आपका एरिया, जैसे पाकिस्तान जहाँ तक था और जहाँ तक भारत था, है ना, वहाँ तक आप, जहाँ तक आप लोग हैं वहीं पे आप स्थिर हो जाइए। बाद में इस पे एक चर्चा मीटिंग करेंगे और उस समय नहीं होगा तो जनमत संग्रह करवाएंगे। जिसके पास में जाना जनता कहेगी उसके पास में जम्मू कश्मीर चला जाएगा। जिस लाइन जहाँ तक ये आकर के रुक गए थे उसी को कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। जो लाइन ऑफ कंट्रोल का जो पश्चिम वाले भाग हैं, है ना, उसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है और इधर भारत का कश्मीर कहा जाता है। आज तक स्थितियां उसी तरह का बना हुआ है, जो अभी तक जनमत संग्रह नहीं हुआ। और बीच बीच में तो आप ये जानते ही हैं कि भारत पाकिस्तान इस मुद्दे पर कितना सारा शोर शराबा और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ये जो 3 स्टेट थे उस समय भारत में, 3 स्टेट का ये कहानियाँ, ये तीनों स्टेट की जो कहानियाँ थी, है ना, इसका था। अब हम लोग आते हैं, देखिए ये 3 समस्याएं थी भारत में, है ना। भारत में ये 3 समस्याएं जो उस समय वर्तमान में था। अब राज्य का अब पुनर्गठन का दौर था कि किस तरह से हम अब इस जो हमारा बड़ा जो भूभाग क्षेत्र है, चूंकि आप जानते होंगे भारत को एक उपमहाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है, उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है भारत को। तो अब हम लोग राज्य पुनर्गठन के लिए जो आयोग गठित किया गया उसका चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राज्य पुनर्गठन करने के लिए जो सबसे पहला जो चर्चा था, जो सबसे पहले जो आयोग गठित किया गया, है ना, जो था धर आयोग। इसको धर आयोग के नाम से जानते हैं, आयोग के नाम से जानते हैं, जो 1947 में ही गठित किया गया था। धर आयोग बहुत पूछता है ये सब, है ना। इसका गठन जो था ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसका गठन संविधान सभा द्वारा किया गया था, संविधान सभा द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे
वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद प्रसाद थे। एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम था धर आयोग, है ना, धर कमेटी। और इनसे कहा गया कि आप बताइए कि भारत में ये जो इतना बड़ा क्षेत्र है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। इसको जब हम किसी राज्य में यदि बांटते हैं तो किस आधार को मान करके ये बांटा जाए। कहने का मतलब है कि भारत जो अभी भी देखते हैं विविधताओं का क्षेत्र है। भाषा, बहुत सारी भाषाएं बोले जाता है, बहुत भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे रहन सहन संस्कृति, ये सब अलग अलग है। तो आखिर किस आधार पे राज्यों का निर्माण किया जाए। तो इन्होंने एक जो सॉल्यूशन था उन्होंने कहा कि देखिए, यदि आप राज्यों का गठन या राज्यों का निर्माण करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला जो बात होना चाहिए वो होना चाहिए प्रशासनिक, है ना। कहने का मतलब था कि प्रशासनिक दृष्टि से सुविधा जो हो उसी को हम लोग आधार मान करके राज्यों का निर्माण करेंगे। इन्होंने भाषा को बिल्कुल कैंसिल कर दिया। कहा कि देखिए, राज्य के निर्माण में भाषा नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक और कमेटी गठित की गई, जिसका जो था JVP, है ना। इसका 1948 में हुआ था। 1948 में इसका गठन हुआ। इस आयोग जब बनाया गया, इसका JVP था जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अब पट्टाभी सीताराम भैया। इसका गठन जो था, देखिए, ये जो धर आयोग था, ठीक है, उसका गठन संविधान सभा द्वारा किया गया था। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका जो गठन होगा ये कांग्रेस के द्वारा होगा, कांग्रेस के द्वारा होगा। इनका भी वही काम था कि आप राज्यों का जो हम लोग निर्माण कर रहे हैं, राज्य का जो गठन कर रहे हैं, उसको किस आधार पर राज्य का गठन किया जाए। ठीक, तो इन्होंने भी, ये कमेटी ने भी प्रशासनिक आधार को ही राज्य का गठन का एक मुख्य तत्व माना और भाषा को इन्होंने एकदम कैंसिल कर दिया। कहने का मतलब है कि दोनों आयोगों ने भाषा को आधार मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, मद्रास कांग्रेस कमेटी का, है ना, एक व्यक्ति थे पोट्टी श्री रामुलु, ये धरने पर बैठ गए। हालांकि कांग्रेसी नेता थे। अब इनका जिद था कि हमको एक तेलुगु भाषा के आधार पे हमको एक राज्य चाहिए। क्योंकि याद होगा, मद्रास उस समय जो बड़े स्टेट में जाना जाता था, हाँ, और जो आंध्र प्रदेश है उस समय मद्रास राज्य में ही था। अभी तमिलनाडु नाम नहीं पड़ा है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो श्री रामुलु जो थे भूख हड़ताल पे बैठ गए, है ना, भूख हड़ताल पे बैठ गए और अंततः 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद, 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद इनका मृत्यु हो गया। मैंने 56वां दिन ही निकल लिए। अब तो बड़ा समस्या हो गया, है ना। भूख हड़ताल कर करके कोई व्यक्ति किसी को मांग के लिए और उनका मृत्यु हो जाए तो ये बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। आसपास के जनता या तो जो
उनके साथ था, अब विद्रोही प्रवृत्ति के हो जाते हैं, आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। अंततः जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, या समिति जो था उन्होंने भाषा के आधार पर आंध्र, उस समय आंध्र के नाम से जाना जाता था, आंध्र नाम का राज्य का गठन किया गया। बाद में ये आंध्र प्रदेश कहा जाएगा, है ना, आंध्र प्रदेश कहे जाएंगे, जो 2014 तक वही स्थिति में रहेंगे। और 2 जून 2014 को इनसे भी काट करके एक अलग तेलंगाना राज्य बनेगा, जिसका हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। तो पहला जो भाषा के आधार पे जो राज्य का गठन हुआ वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहिए, शुरू में आंध्रा नाम था, आंध्र प्रदेश उसको कहिए। ये बातें था। अब क्या था कि देखिए, अगर एक बच्चा को झुनझुना अगर दे दीजिएगा ना, और वो बजाते हुए गली में निकलेगा, तो दूसरा का बच्चा देख करके कहेगा कि हमको भी वो वाला झुनझुना चाहिए। देखते हैं आप बस में, रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन में कहीं भी सफ़र करते हैं, तो जो बेचने वाला सामान होता है वो बच्चा के जहाँ बच्चा देखा वहीं पे जा करके चिल्लाएगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चा लेगा ना, तो इसको देख करके दूसर को बच्चा रेंज करेगा। बात बिल्कुल वही हो गया। एक राज्य का जब गठन हुआ भाषा के आधार पे, है ना, तब स्थितियां और बदल गई। अब बहुत सारे जो था अपने अपने भाषा को लेकर के जागरूक हो गया कि भाई अब हमको भी चाहिए, है ना। मराठी था तो मराठी वाला चाहिए, कन्नड़ था तो वो चाहिए, है ना, मलयालम को अलग चाहिए, गुजराती को अलग चाहिए, पंजाबी को अलग चाहिए। अब इस तरह का समस्या उत्पन्न हुआ तो एक और गठन किया गया आयोग का, है ना। एक और गठन किया गया फजल अली। आगे चल करके जब भारत गणतंत्र हो गया उस समय एक आयोग का गठन हुआ, उसका नाम था फजल अली आयोग। इनके 2 और सदस्य थे, है ना। दो सदस्य थे, के एम कुंजरू, के एम पनीकर और HN हृदयनाथ और कुंजरू। कब हुआ? तो फजल अली आयोग अक्टूबर 1953 में गठित हुआ। 2 सदस्य थे, के एम पनीकर और HN कुंजरू। देखिए, जब भारत गणतंत्र हो गया, भारत में पहला चुनाव हो गया, है ना। चूंकि जानते हैं कि भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, जब सरकार गठित हो गई, है ना, और गणतंत्र तो 1950 26 जनवरी को हो ही गया था। तो अब स्थितियां और भी बदल रहा था धीरे धीरे। तो अक्टूबर में इनका एक आयोग बना, फजल अली आयोग। देखिए, यहाँ पे 2-3 बातें आपको स्पष्ट रूप से याद रहना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए। जैसे देखिए, हमने पहला आयोग का बात किया था, धार आयोग। हाँ, धार आयोग ने भी कहा कि जे देखिए भाई, भाषा को आधार नहीं माना जाएगा। दूसरा आपको याद रखना है बात को कि जो धार आयोग था वो स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था जो राज्य के पुनर्गठन के लिए गठित किया गया था। गठन किसने किया था? तो संविधान सभा के द्वारा उसका गठन हुआ था। दूसरा आयोग कौन था? तो JVC जवाहरलाल नेहरू
वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारमैया का, इन्होंने भी भाषा को आधार नहीं माना था। ये दोनों जो था गणतंत्र भारत के पहले वाला था। स्वतंत्र भारत को यदि पूछता है कि पहला कौन था तो धार आयोग, लेकिन यदि गणतंत्र भारत में यदि पूछता है कि राज्य को पुनर्गठन के लिए पहला आयोग कब बना तो वो होगा फजल अली आयोग। इसीलिए क्वेश्चन बनाते समय या तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पढ़ते हैं आप तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि है नहीं है करके और एक्साइटमेंट में क्वेश्चन आधे पढ़ते हैं और तुरंत टिक लगा देते हैं। एग्जामिनर तो ये चाहता है, एग्जामिनर ये बिल्कुल चाहता है कि आप इस तरह की गलतियां करें और जो गलती करने वाला जो ऑप्शन होगा वो 1 नंबर पे रखेगा, माने ए में ही रखेगा कि जल्दी से आप उसको लगा दीजिए। इसको कहते हैं ह्यूमन एरर। जब हम लोग क्वेश्चन बनाते समय इस सब बात को ध्यान में नहीं रखते हैं ना तो बहुत बड़ा उसका नुकसान होता है, क्योंकि वो आसान क्वेश्चन होते हैं लेकिन उसका भाषा थोड़ा सा इस तरह से कर दिया जाता है कि उसका आंसर चेंज हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि एग्जाम में बैठते समय जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसको पे ध्यान रखिए, क्योंकि ह्यूमन एरर बहुत माने क्षम्य योग नहीं है और जनरली लड़के करते हैं, हम भी करते थे उस समय। आपको बता दें एक बार बीपीएससी का मैं एग्जाम देने गए थे पीटी में, स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में लिखा कौन है इनमें से, ठीक है। जैसे ही स्वर्णिम चतुर्भुज देखे और जो ए में था ए ही में उसने रखा था, और हम क्या गलती करेंगे, हमारे साथ साथ बहुत सारे बच्चे थे जिस सब ने गलती किया कि उतना ही पढ़ा और सड़क मार्ग का परियोजना ये वाला मार करके चलाए। याता ये में रखा था कि यातायात की परियोजना रेल वाली, अब उतना तक आंसर पढ़े मार दिए, जबकि डी में लिखा था कि यातायात की सड़क मार्ग। तो इस तरह का ये कोई बड़ा समस्या नहीं है, ये होता है कि कभी कभी एग्जाम में इस तरह की गलतियां हो जाती है, तो इस मार्कों का ध्यान रखिए। तो देखिए फजल अली आयोग जब गणतंत्र भारत का यदि पहला आयोग पूछेगा तो ये होंगे, और स्वतंत्र भारत के यदि पहला आयोग पूछेगा तो वो होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फजल अली आयोग जो था उसने क्या क्या सिफारिश, कुछ गड़बड़ हो गया था, अच्छा कुछ गड़बड़, ठीक है तो ठीक है लगता है। तो फजल अली आयोग कहे कि यदि गणतंत्र भारत का यदि पूछता है तो वो फजल अली आयोग होंगे। अब इनके बारे में ये तो 1955 में अपना ये सिफारिश देते हैं। सिफारिश में इनकी 3 बातों का आप एकदम मतलब याद कर लीजिए, 3 बातें। पहला बात इन्होंने भी कहा कि देखिए राज्य का गठन जो होगा, राज्य का गठन भाषा नहीं होगा, क्या होगा, प्रशासन ही होगा। तीनों आयोगों ने भाषा को आधार नहीं माना गया। दूसरा कि इन्होंने राज्यों का वर्गीकरण कर दिया, का, ख, ग, घ, इस तरह से। तीसरी बात इन्होंने जो कहा कि देखिए जब इस आयोग का चर्चा जब हम लोग कर रहे थे, है ना, कि क्या क्या है, तो 16 राज्य का, और एक तरह से कुछ गड़बड़ है लगता है, देखते हैं थोड़ा सा, चलिए ठीक है, हो ही रहा है। तो फजल अली आयोग ने जो सिफारिशें दी थी वो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, ठीक है। इन्होंने 55 में ये
अपनी सिफारिश जो था उस समय के जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन गए थे, चूँकि चुनाव हो गया था और पहली सरकार का गठन हो गया था, तो 1 नवंबर 1956 को राज्य ये जो फजल आइली आयोग ने सिफारिश दी थी उनमें थोड़ा सा संशोधन करके और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश माने संघ क्षेत्र का चर्चा इन्होंने कर दिया और उसी आधार पे बाद में कुछ कुछ क्षेत्र जुड़ते गए। इसमें थोड़ा सा चर्चा हम और कर देना चाहते हैं। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था, है ना, भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय ये जो फ्रांसीसी और पुर्तगाली, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, फ्रांसीसी के पास में उस समय 5 जो एरिया था वो था जो अभी हम लोग जिसको पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, तो पांडिचेरी से पुदुचेरी हुआ है। तो इस पांडिचेरी में अभी 4 एरिया है, जिसमें है माहे है, कराईकल है, पुदुचेरी है और यमन है। इसके साथ में उस समय फ्रांसीसी के पास में 5 एरिया हुआ करता था। 4 तो ये था और 5वां था जो चंद्रनगर था, चंद्रनगर। इनके साथ भी समझौता का दौर चला, बहुत सारी उन्हें कठिनाइयों को होते हुए ये भी 1954 में भारत को मिल गया। ये जो चंद्रनगर था, है ना, चंद्रनगर जो आज का वर्तमान जो पश्चिम बंगाल देखते हैं, है ना, तो पश्चिम बंगाल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे था। तो अभी वो चंद्रनगर पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। और वो जो 4 एरिया था वो है जो आज हम लोग पांडिचेरी से अब पुदुचेरी के बारे में जानते हैं, जिसका 4 है। एक पश्चिमी तट पे है जो माहे है, जो केरला के तट पे है, और 3 जो है भारत के पूर्वी तट पे है, जो 2 है मद्रास में है, यमन और पुदुचेरी, और एक जो कराईकल और पुदुचेरी है जो आज के तमिलनाडु में है, और यमन जो है आज के आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आइए पुर्तगाली के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए। देखिए, उस समय इनके पास जो गोवा है, दमन दीव है, दादर नगर हवेली, ये आज़ादी के समय तक इसके पास था। ये भी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे, है ना, तैयार नहीं थे। लेकिन 1961 में यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय, है ना। उसके द्वारा युद्ध करके ये गोवा, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, ये सब को भारत में मिला लिया गया। और 87 में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप ये 2 माने भारत के संघ क्षेत्र बना दिए गए। जो 20 अगस्त 1920 को, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, इन दोनों को मिला करके एक संघ क्षेत्र बना दिया गया है। ये इसका भी चर्चा हम लोग करेंगे। आज हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। कल हम लोग पूरे स्टेट का कि कौन से राज्य कब बने और किससे काट करके किनको बनाया गया है, इस पे चर्चा करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे
आपके पास में इस तरह का वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे तो आपके पास में जाएगा, जिससे आपको बेहद ही लाभ होगा। हम समझते हैं कि एक्सप्लेन जो हमने किया है वो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।